हाय दोस्तों, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम कार्ड के इस लाइव यूट्यूब चैनल पर और विकास सर के इस क्लास में। दोस्तों आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या किसी भी स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, बिहार की कर रहे हो, यूपी की कर रहे हो, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा आज के टाइम में करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और अगर आपका तैयारी पहले से करंट अफेयर का है तो आप दूसरे लोगों से डेफिनेटली बहुत आगे हैं। क्योंकि बहुत सारे 90% कह सकते 90% तो नहीं 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद में भी तैयारी नहीं करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो शुरुआत से ही तैयारी में लगे रहते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर अगर आपका डेली का तैयार रहता है ना तो एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन का या किसी भी तरह का बर्डन भी नहीं होता और आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो डेली आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर का डेली पढ़ा कीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्लास में आप सभी को करंट अफेयर याद करा दूं ताकि आपको ऊपर ज्यादा प्रेशर ना रहे दोबारा पढ़ने का या रिवीजन करने का। तो लेकिन आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि सिर्फ क्लास में एक बार देखने से नहीं होगा, या तो आप नोट्स बनाएं या फिर वीडियो को 2x के स्पीड में आप दोबारा से कभी देख लिया करें ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपके आंखों से जितनी क्वेश्चन निकाल दोगे ना पढ़ पढ़ के देख के उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलते हैं, खैर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल में अगर कोई नया है तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि डेली आपको मॉर्निंग में 8 AM पर मैं आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेगा। हमारी मॉर्निंग में डेली 8 AM पर करंट अफेयर की क्लासेस होती है। साथ ही आपको बता दें एग्जाम कार्ड ने आपके लिए एक रैपिड सीरीज नाम का बुक सीरीज लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप जिसमें 6 बुक होते हैं और इस बुक के थ्रू से मदद से आप आसानी मतलब बहुत कम टाइम में अपने जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें सभी जो जितने भी जीके जीएस के बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, सभी को कवर किया गया है। जैसे ये इकोनॉमिक्स का हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस का एंड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का ये बुक्स हैं। सभी 6 बुक का ये कॉम्बो है, आप बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए आप हमारे वेबसाइट examcard.in पर जा सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोड यूज कीजिएगा विकास 10 का, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दोस्तों। उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस किस शहर में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC का जो 14वां एडिशन है, संस्करण है, 14वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 को किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 के बीच में कहां पे किया जाएगा? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है कानपुर में और ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में दोस्तों 16 से 18 फरवरी के बीच में 2 दिनों का ये सम्मेलन जो है चलने वाला है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां पे होगा? मुंबई में होगा। मुंबई के जो मुंबई महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र जो है दोस्तों दिव्यांग लोगों के लिए अलग से एक विभाग बनाने का निर्णय लिया था। दिव्यांग के लिए एक अलग से क्या बनाएगा? विभाग बनाएगा। याद रखना, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाएगा जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग के लिए वर्क करेगी। दिव्यांग जो लोग हैं उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा इस विभाग के अंदर। तो याद रखना, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से विभाग बनाने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC के 14वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी के बीच में कहां में किया जाएगा? कहां पर? मुंबई में किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के नए अवसरों को सृजित करना है, यानी कि जनरेट करना है, क्रिएट करना है, ये कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि क्या है? वाणिज्य मंत्रालय इनके पास में है। 17 फरवरी 2023 को मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए ट्रॉफी और पुरस्कार भी वितरित करेंगे। कौन? पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। तो ये 17 फरवरी को मसालों के जो निर्यात कर रहे हैं उसकी प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्टता के लिए ट्रॉफी भी वो देंगे। WSC का आयोजन भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा किया जाता है। WSC यानी कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रश्न कहता है, हाल ही में थिरु एस नदेसन को
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है वह किस देश के हैं? प्रवासी भारतीय सम्मान कहां पे आयोजित हुआ है? इंदौर में हुआ। इंदौर एमपी में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके जो कह सकते चीफ गेस्ट थे जिनको बुलाया गया था, गुयाना के पीएम थे, क्या नाम था उनका? अली नाम था, मोहम्मद अली नाम था उनका। उनको इंदौर ये प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था और वो गुयाना के पीएम थे, वो आए हुए थे। और इस बारे में भारतीय सम्मान पुरस्कार, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया था थिरू एस नदेशन को सम्मानित किया गया है। वो किस देश से है? क्यों दिया गया है? क्योंकि कोविड में जितने लोग उनके कंट्री में फंसे हुए थे या सामने इंडिया के में फंसे हुए थे, उन्होंने सभी को अपने अपने देश में पहुंचाने में बहुत सारे हेल्प किया है, और भी चीजें हैं उसमें उन्होंने हेल्प किया है। तो इस वजह से इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है। किस देश से है? बांग्लादेश से है क्या? भूटान से है? श्रीलंका से है या फिर अफगानिस्तान से? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। थिरू एस नदेशन को जो अवार्ड दिया गया है वो किस देश से है? श्रीलंका से। थिरू कुमार नदेशन को जनवरी 2023 में सामुदायिक कल्याण के लिए उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान श्रीलंका में जितने लोग फंसे हुए थे, भारतीयों की सहायता के लिए एक अनुदान संचय की शुरुआत की थी, जिसके थ्रू श्रीलंका में जितने भारतीय हैं वो इस अनुदान संचय से हेल्प ले सकते हैं। वह सक्रिय रूप से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय प्रवासी के रूप में श्रीलंका के दूसरे सदस्य हैं। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनापुरे कोटे, ये अभी आप सभी को पता होगा। एसएससी कौन सा है? जीडी एग्जाम में ये पूछा गया है ना, कोई दोस्त बताएगा, कंफर्म करेगा? आया था ये मेरे पास मैसेज, मैंने दिया था पोस्ट वगैरह करके। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं और राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। याद रखना, पूछा जा सकता है ये दोनों चीजें। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एयरटेल समर्थित नाम क्या है? वनवेव ने स्पेस एक्स के साथ में कुल कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? एयरटेल का समर्थित जो कि असिस्ट कर रहा कौन? एयरटेल का, उसका कौन सा है? वनवेव ने स्पेस एक्स के साथ में कुल कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? 70 उपग्रह को लॉन्च किया है, 40 को किया है, 60 को किया है या फिर 50 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 40 उपग्रह। 40 उपग्रह को लॉन्च किया किसने? वनवेव ने स्पेस एक्स के साथ में मिलकर के 40 उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एयरटेल समर्थित वनवेव ने जनवरी में स्पेस एक्स लॉन्चर पर 40 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वनवेव ने शुरू में पूरी दुनिया में उपग्रह आधारित वेब कनेक्टिविटी के अपने समुदाय को अनुमति देने के लिए 648 उपग्रहों को तैनात करने की मांग की थी। क्या कहता है? वनवेव ने पूरी दुनिया में उपग्रह आधारित जितने भी वेब कनेक्टिविटी है उसके अपने समुदाय को अनुमति देने के लिए 648 उपग्रहों को तैनात करने के लिए डिमांड किया था। वनवेव एक संचार कंपनी है जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट सेवाओं का निर्माण करना है। वनवेव जो है दोस्तों संचार कंपनी है, ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट यानी वाईफाई वगैरह कनेक्टिविटी के लिए ये काम करता है। एक है स्पेस एक्स का ही है, कौन सा है? स्टारलिंक है। ये भी किसके ये काम करती है? इंटरनेट के क्षेत्र में काम करती है। वनवेव के जो सीईओ हैं नील मास्टरसन हैं और संस्थापक इसके ग्रेग वाइजर इसके संस्थापक हैं। किसके? वनवेव के। चौथा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने अभी रिपोर्ट जारी किया है, कौन सा? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है। किसने? विश्व बैंक। तो उसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके कितने प्रतिशत बढ़ने का, ग्रो करने का अनुमान लगाया है, एक्सपेक्टेशन दिया है या भविष्यवाणी किया है? 6.8%, 6.9%, 7.0% और 7.2%। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.9%। विश्व बैंक की जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है उसमें भारत की जो फाइनेंशियल 2023 में ग्रोथ का रेट बताया है 6.9% तक बढ़ने की बताया है। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहां पे है?
वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में है। और प्रमुख कौन है इसके, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 6.9% इसका करेक्ट आंसर होगा। और विश्व बैंक ने जनवरी 2023 की जो वैश्विक रिपोर्ट संभावना रिपोर्ट जारी किया है, FY 23 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9% बढ़ने का अनुमान लगाया है, यानी कि भारत का जो ग्रोथ है फाइनेंशियल 2023 में कितनी होगी, विश्व बैंक ने 6.9% इसकी भविष्यवाणी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। 2023 में दोबारा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों, अभी अभी रिसेंट में सबसे उभरते जो बाजार हैं, कह सकते हैं ग्रोथ वाला जो बाजार है, मार्केट है, और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी किसकी, भारत की। विश्व बैंक को उम्मीद है कि 2023 में वैश्विक विकास दर 3% से घटकर 1.7% हो जाएगी। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में है। और प्रमुख कौन है इसके, डेविड मालपास इसके प्रमुख हैं। पांचवा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। हाल ही में दोस्तों जयपुर फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया गया है, कहां पे, जयपुर में, और इसमें अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। उनके कार्य को सराहनीय प्रदर्शन के लिए, अच्छे काम के लिए, योगदान के लिए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है, अभी जो जयपुर फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वो कौन सा संस्करण है आपसे पूछा जा रहा है। बस इतना सा छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली दोस्तों ये जो एडिशन वाली चीजें होती है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो ऑप्शन क्या है, 15 नंबर है, 12th है, 20th है और 17th एडिशन है। तो एडिशन जो है इसका 15th नंबर का है, 15वें जयपुर फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, याद रहेगा 15वें जयपुर फिल्म फेस्टिवल में किसको दिया गया है, अपर्णा सेन को। अपर्णा सेन को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो एडिशन कौन सा है, 15th एडिशन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। ये एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनवरी 2023 में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपर्णा सेन ने 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या से डेब्यू किया था। कौन सा, 3 कन्या से डेब्यू किया था। वह एक निर्देशक और अभिनेत्री हैं जो बंगाली सिनेमा में काम करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि वह किस फिल्म से है, कह सकते हैं आपसे लैंग्वेज वगैरह तमिल, कन्नड़, बंगाली कुछ भी ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बंगाली सिनेमा में वो काम करती है और उन्हें 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कुछ है कि उनको अब तक कितनी जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार, कितनी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो 9 इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने 1986 में अपर्णा सेन को पद्मश्री से सम्मानित किया था। और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा है, राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा हैं। और सीएम कौन है, सभी को पता होगा, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम। ठीक है, बढ़े आगे। किसी भी दोस्त को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई आफत हो, कोई मुश्किल हो तो एक बार बता दीजिएगा। आप क्या बोलना चाहेंगे, एनडी बोलना चाहेंगे या फिर वाईडी बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग बताइए जरा। तब तक क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में अवनी चतुर्वेदी वॉर गेम में भाग लेने वाली पहली IAF महिला पायलट बन गई है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। कौन सा अभ्यास, वॉर गेम। वॉर गेम जो दोस्तों किसके बीच में, इंडिया एंड किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है। दोबारा देखना कि अवनी चतुर्वेदी जो है वॉर गेम में भाग लेने वाली पहली IAF महिला पायलट बन गई है भारत की तरफ से। यह अभ्यास जो है दोस्तों वॉर गेम भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका के साथ में किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया जा रहा है, जापान के साथ में किया जा रहा है या फिर यूनाइटेड किंगडम के साथ में किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान के साथ में। जापान और भारत के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा और यह अभ्यास कहां पे किया जाएगा, जापान में ही किया जाएगा। जापान में किया जाएगा, कहां पे, हायाकुरी बेस, हायाकुरी
एयर बेस में इसका आयोजन किया जाएगा इस अभ्यास का? जापान इसका राइट आंसर है। पहली महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन कमांडर अवनी चतुर्वेदी उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन, इस अभ्यास का नाम है वीर गार्जियन। तो वीर गार्जियन देखो, एक होता है धर्म गार्जियन, आपने कई बार सुना होगा धर्म गार्जियन। यह किस देश के बीच में किया जाता है? यह भी इंडिया एंड जापान के बीच में किया जाता है। जहां भी दोस्तों आपको गार्जियन दिख जाए ना, जहां भी आपको गार्जियन दिख जाए ना, आप आंख बंद करके लगा देना इंडिया के साथ में होगा किसका? जापान के साथ में। गार्जियन जहां भी हो दिखे, आंख बंद करके लगा देना जापान बस, लेकिन आंख बंद करके लगाना, लेकिन जापान पे लगाना। ये नहीं कि आंख बंद करके दूसरे ऑप्शन में टिक कर रहे हो, आंख बंद करके लगाना है, लेकिन किस पे? जापान पे। ये चीज का स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो जहां भी गार्जियन दिखे, धर्म गार्जियन हो, वीर गार्जियन हो, किसके साथ में होगा? इंडिया का जापान के साथ में होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? जापान और भारत के बीच हवाई रक्षा सहयोग में सुधार करना इस अभ्यास का उद्देश्य है। पहली बार भारतीय वायुसेना IAF की महिला फाइटर पायलट हवाई युद्ध खेलों में भाग लेगी, यानी कि जो हवाई एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसमें पार्टनरशिप करेगी। कौन? अवनी चतुर्वेदी इस तरह से काम में इसमें भाग लेने वाली फर्स्ट फीमेल फाइटर बन गई है। इस अभ्यास की मेजबानी जापान द्वारा जनवरी 2023 में हायाकुरी एयर बेस में की जाएगी। धर्म गार्जियन भारत और जापान। जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा यहाँ के जापान है, फूमियो किशिदा जापान के पीएम है। और टोक्यो यहाँ की करेंसी है, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। किसकी? जापान की। सॉरी, माफी चाहूंगा। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम क्या है? बताइए तो। हाल ही में भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम क्या है? पे इंडिया, पे रूप, पे फास्ट या फिर पे नाउ? तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है पे रूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पे रूप जो है इंडिया की सबसे तेज भुगतान ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है अभी अभी। पे रूप ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई। पे रूप को वेब 3.0 की अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। वेब 3.0 की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू इसको बनाया गया है। यह सेवा गुणवत्ता के 5 आयामों को सुनिश्चित करता है और सर्वोत्तम सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए SER VQ UAL मानकों का पालन करता है। ये एक क्राइटेरिया रखा गया है इस चीज के लिए। ये जो 5 आयाम है ना, उसके लिए ये एक क्राइटेरिया रखा गया है। जो भी ऐप वगैरह है, पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे वाला ऐप है, उसके लिए तो इस मानकों का ये पालन करता है, तभी वर्क कर सकता है। अदरवाइज इसको RBI मना कर देगा, बोलेगा भैया तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो RBI तभी अप्रूव करेगा इस चीजों के लिए, या NPCI तभी। NPCI क्या है? आप कहेंगे सर NPCI क्या होता है? NPCI होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? मुंबई में है। ठीक है। जनवरी 2023 में पे रूप ने टिकटिंग और बुकिंग सेवाओं की घोषणा की है। एक नाम आपने सुना होगा, UTS करके सुना होगा। UTS लॉन्च किसने किया है? इंडियन रेलवे ने। अर्बन एरिया में 20 किलोमीटर तक का जो लोकल टिकट कह सकते हैं, जनरल टिकट जो होता है, उसको आप इस UTS मशीन की तरह से की सहायता से कटा सकते हैं। आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के स्टेशन पे जरूरत नहीं है, इस मशीन की तरफ से मदद से आप निकाल सकते हैं। लॉन्चिंग इवेंट कहाँ पे? बेंगलोर में आयोजित किया गया था और महादेवप्पा हलागट्टी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप को क्या नाम है उसका? पे रूप इस ऐप का नाम है। 8वां प्रश्न है, क्या कहता है ये? हाल ही में किस देश के कप्तान, जो कि क्या नाम है? ह्यूगो लोरिस। ह्यूगो लोरिस ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। यह किस देश के हैं? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से कौन? ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। आपसे पूछ रहा है ये किस देश के हैं? ऑप्शन ए क्या है? पेरू है, ऑप्शन बी है मोरक्को है, एंड ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी फ्रांस है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फीफा अभी कहां पे हुआ था?
कतर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं डिटेल कुछ। फ्रांस टीम के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने जनवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2018 में विश्व कप और 2020-21 में नेशंस लीग भी जीता था। लोरिस ने नवंबर 2008 में उरुग्वे के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में 21 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, लेकिन उसके बाद वो फुटबॉल से इंटरेस्टेड हुए और फुटबॉल खेलने लगे। लोरिस फ्रांस के सर्वाधिक कैप्ड खिलाड़ी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 145 मैच में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। 145 मैच में उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में हर्बल न्यूट्रिशन ने अपने कैंपेन पोषण प्रायोजक के रूप में, हर्बल है ये, हर्बल नहीं हर्बल, अच्छा ये हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो। अब पोषण प्रायोजक के रूप में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर को क्या है, स्मृति मंदाना को क्या है, देविका वैद्य को क्या है, या फिर शेफाली वर्मा को क्या है? तो स्मृति मंदाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इंडिया का भी वाइस कैप्टन के रूप में खेलती है, इंडिया प्लेयर है और वाइस कैप्टन है ये इंडियन वुमेन्स टीम का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने, नहीं करेक्ट था क्या ये, शायद हर्बल लाइफ ही है नाम उसका, हर्बल लाइफ ही है दोस्तों। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है उसने अपने कैंपेन, नाम क्या है उसका, पोषण प्रायोजक के रूप में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंदाना होगा, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन भी है, उप कप्तान भी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में स्मृति मंदाना को पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में वह भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने विभिन्न विश्व स्तरीय एथलीटों के साथ 100 से अधिक प्रायोजन सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अच्छा है, खेलती हैं, मतलब टीम के लिए अच्छा स्कोर किया है, हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस किया है। तो ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं वो उसी को अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, जो मतलब ट्रेंडिंग में होते हैं, जो अच्छा करते हैं क्रिकेट के, जिनका नाम होता है। तो लगभग इन्होंने 100 से अधिक कंपनियों के साथ में एड्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने सिग्नेचर किया है, समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। तो नेक्स्ट क्या है, विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा जैसे कई भारतीय एथलीटों ने हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन के साथ में भी समझौता किया हुआ है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट थे, आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को यहाँ तक क्लियर है। आप किसी भी दोस्तों को यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप कोशिश करूंगा दूर करने की अगले क्लास में। अभी तो मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, आपको पता है। मैं अभी घर आया हूँ किसी वजह से, और वजह क्या है पता ही है। तो इसी वजह जब मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, यहाँ से फ्री होकर आता हूँ तो फिर वापस से लाइव क्लासेस ही करेंगे, तब आपसे फिर से इंटरेक्शन हो पाएगा। बट अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ कमेंट है, कुछ इशू है, डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगा, जो भी होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। 10वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष, प्रोग्राम का नाम है सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए क्या है, नागालैंड है। ऑप्शन बी राजस्थान है। ऑप्शन सी त्रिपुरा है एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर है। तो करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा गवर्नमेंट, त्रिपुरा का जो सीएम है कौन है, बता सकते हैं क्या कोई भी? मनिक शाह यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है यहाँ के त्रिपुरा के? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। अगर आपसे दोस्तों मैं कैपिटल पूछ लूं, क्या आपको इसकी राजधानी पता है? कैपिटल त्रिपुरा की पता है आप सबको? एक बार कमेंट कीजिएगा। अगर तल्ला कैपिटल है किसका? त्रिपुरा का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। आज के जीडी के जितने भी एग्जाम हो रहा है, लगभग दिन के किसी न किसी एक शिफ्ट में गवर्नर के बारे में जरूर पूछता है। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर याद कीजिएगा, सभी जितने भी स्टेट हैं उसको एक बार सीएम, स्टेट के सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल, यानी ये तीनों सी आपको याद होना चाहिए। ट्रिपल सी का फॉर्मूला देख लीजिए आप। ये पूरा जो ट्रिपल सी है, पूरे स्टेट एंड यूटी, जितने भी स्टेट्स हैं
एंड यूटीज हैं, सभी को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यूटीज के तो जितने भी यूटीज के कहीं पे गवर्नर है, कहीं पे एलजी है, तो आप याद रखिएगा जरूर, क्योंकि पूछा जा सकता है। त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है। किसने? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। पिछले साल अगस्त में प्रदेश के 40 स्कूलों में सहर्ष को पायलट आधार पर शुरू किया गया था। राष्ट्रीय 2022 में दोस्तों कितने स्कूल? टोटल 40 स्कूलों में इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सहर्ष नाम है इसका। सहर्ष को पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह से राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को लागू किया जाएगा। जितने भी स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और गवर्नमेंट के थ्रू जिसको भी फंड मिलता है या कोई हेल्प मिलता है, जिस भी स्कूल को, उन स्कूलों में इस कार्यक्रम को आयोजन, जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को आनंद और उत्साह के साथ अध्ययन करने में सक्षम बना, बच्चों को इंटरटेनमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ में अध्ययन करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। राजधानी क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों। मुख्यमंत्री यहाँ के मनिक शाह हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और स्पेशली मैं अभी दोबारा रिमाइंड कराता हूँ आप सभी दोस्तों को कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं ना, सभी के ट्रिपल सी याद रखना। सी मतलब कैपिटल, सीएम और गवर्नर, सॉरी सीसीजी को याद रखना। सीसीजी कैपिटल, सीएम और गवर्नर याद रहेगा सभी का। नॉर्थ ईस्ट का तो कर ही देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसी वजह से पूछते भी एग्जामिनर वही है जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप याद कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। इस एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में हेल्प करेगा, किसी और में नहीं तो किसी और में, लेकिन जरूर आपको हेल्प करेगा किसी न किसी एग्जाम में। और एक बार सिर्फ दिक्कत है, एक बार आप याद कर दोगे ना सारे स्टेट के सीएम, गवर्नर और कैपिटल, एक बार आप ये तीनों को याद कर दो ना, एक बार लगेगा आपको टाइम, एक दिन मान के, पूरा दिन मान लो आपको याद करने में पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन उसके बाद से ना जिंदगी में कभी आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। सिर्फ आपको एक बार रीड करना रहेगा, एक बार रीड करोगे आपका सारा खत्म, चाहे स्टेट सीएम हो, गवर्नर हो। अब कभी कभी जो बदलता है, सीएम तो चलो 5 साल में एक बार बदलता है ना, तो अभी तो नहीं होगा। कभी कभी होता है कि गवर्नर को जो प्रेसिडेंट है, आदरणीय प्रेसिडेंट महोदय, वो गवर्नर को चेंज कर देते, यहां से वहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो चलो वो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक बार याद होना जरूरी रहता है, एक बार आप याद कर दोगे ना तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और किसी ना किसी जो भी एग्जाम दोगे आपको जरूर आपके एग्जाम में फंसेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो इसीलिए कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों से, मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल याद कर दें। चलिए आ जाओ इस क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है? नाम क्या है? सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है। किस शहर में? कानपुर में किया गया है, काशी में किया गया है, वाराणसी में किया गया है, या फिर लखनऊ में किया गया है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वाराणसी में दोस्तों सूर्य सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या आपको याद है दोस्तों? कानपुर से रिलेटेड एक चीज बताता हूं, कानपुर में कौन सा अनुसंधान है? क्या मैंने आपको नहीं बताया है? कोई दोस्त मना कर सकता है क्या? कोई दोस्त मुझे बताएगा क्या ये चीज? मैंने बताया हुआ है कई बार कि कानपुर में 2 मेन जो है अनुसंधान संस्थान, वो कहां पे है? कानपुर में। कौन कौन से हैं कानपुर में? बात करते हो केंद्रीय, अभी बताता हूं, केंद्रीय दाल अनुसंधान, केंद्रीय दाल अनुसंधान और केंद्रीय अगला बताओ कौन सा है, कमेंट करके। केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जो है ना दोस्तों कहां पे है? कानपुर में। मैंने आपको कई बार बताया है, ट्रिक से भी बताया इसका, कि जब भी दालचीनी आए, दालचीनी कहां पे जाएगा? कानपुर जाएगा। जब भी दालचीनी आएगा उसको भेज देना कानपुर, आपको याद रहेगा इजी, ज्यादा आपके दिमाग पे बर्डन नहीं होगा, जोर नहीं आएगा, आप भूलोगे नहीं, सिंपली याद रखना दालचीनी। दाल एक वो मसाला भी होता है ना दालचीनी वाला, देखो दालचीनी बन गया ना, इसको भेज दो कानपुर, जाओ भाई तुम कानपुर जाओ, दालचीनी को कानपुर भेज दो, बस। दाल अनुसंधान कानपुर, चीनी अनुसंधान कानपुर, बात खत्म। ध्यान रखना चीनी अनुसंधान कानपुर में है, गन्ना अनुसंधान नहीं है। गन्ना अनुसंधान कहाँ है? कोयम्बटूर में है।
ठीक है। तो दालचीनी जब भी दिखे आप भेज देना उसको सीधे कानपुर। संस्कृति मंत्रालय जनवरी 2023 में वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के लॉन्च की पूर्व संध्या पर दुनिया के जो सबसे लंबा रिवर क्रूज है वो भी कहां लॉन्च किया गया दोस्तों? वाराणसी में। जो कि कहां से कहां तक गया था? वाराणसी से लेके कहां गया था? असम के डिब्रूगढ़ में गया था। और कहां होते हुए? बांग्लादेश होते हुए। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के लॉन्च की पूर्व संध्या पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका नाम है सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन ने एक भव्य संगीत कार्यक्रम का नेतृत्व किया। शंकर महादेवन जो कि फेमस है अपने सिंगिंग के लिए, उन्होंने इस भव्य संगीत कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। लगभग 1 घंटे के शो का समापन शंकर महादेवन के कर्तव्य गंगा के गायन के साथ हुआ था। नाम याद रखना, कौन सा गाना गाया था शंकर महादेवन ने? कर्तव्य गंगा। तो उस संगीत के साथ में शो का जो समापन हुआ था, कंक्लूडेड किया गया था। राज्यपाल यहाँ के कौन है? उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल। याद रहेगा सभी दोस्तों को। 12वां प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में अभी जारी किया गया कौन सा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 83 है, 81 है, 87 है या फिर 85 है। लास्ट ईयर दोस्तों जो है 87 था, लेकिन इस बार क्या है? 85 है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 85 हो गया है। लास्ट ईयर 87 था, इस बार 85 हो गया। दो रैंक जो है इंप्रूव हुआ है। टॉप किसने किया है? जापान ने। हेनले पासपोर्ट में किसने टॉप किया है? जापान ने। जापान जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में शीर्ष पर रहा है और टोटल 193 देशों को इसमें शामिल किया गया था। दूसरा स्थान किसको मिला है? सेकंड पे देखो, फर्स्ट पे कौन है? जापान है। सेकंड पे कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर के साथ में और कौन है? साउथ कोरिया भी मतलब दोनों ने सेकंड स्थान को प्राप्त किया है। 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में शीर्ष पर है, जो 2023 में 193 वैश्विक गंतव्यों के वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। भारत ने 2022 से अपनी स्थिति में 2 स्थानों का कहा था ना, लास्ट ईयर कितना था? 87 था, इस बार 85 हो गया। 2 स्थान का जो सुधार हुआ है। दूसरा स्थान सिंगापुर और दक्षिण कोरिया द्वारा साझा किया गया है और यहां 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके स्टैटिक थे, पहला, दूसरा और इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे कौन है? जापान है, याद रखना। सेकंड पे कौन है? सिंगापुर। एंड दूसरा कौन था? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया था ना? हाँ, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। और भारत की क्या है? 85 नंबर का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किस कंपनी ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? गूगल ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, मेटा ने किया है या फिर एप्पल ने किया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटा जो है पेरेंट कंपनी है किसका? फेसबुक का। फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, इन तीनों कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है कौन है? मेटा। जैसे गूगल के बहुत सारे हैं, गूगल जो है गूगल के बहुत कंपनी है जो गूगल के अंदर में काम करती है, जैसे जीमेल हुआ, YT हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं। सभी जितने भी गूगल के हैं वो उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल है। उसी तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है कौन है? मेटा है। तो मेटा ने दोस्तों विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटा ने जनवरी 2023 में टाटा क्लिक के पूर्व CEO विकास पुरोहित जो है टाटा क्लिक के पूर्व CEO रह चुके हैं, को भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। पुरोहित राजस्व वृद्धि के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु मेटा के विभिन्न ब्रांडों के साथ राजनीतिक संबंधों का नेतृत्व करेंगे। राजस्व में मतलब कह सकते हैं आप राजस्व वृद्धि, राजस्व को क्या बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में? पैसे कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी का फायदा हो
तो उस चीज के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देगा। उसके लिए मेटा के विभिन्न ब्रांडों के साथ रणनीतिक संबंधों का नेतृत्व करेंगे, हेड उसका होंगे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत आदित्य बिरला ग्रुप से की थी। आदित्य बिरला ग्रुप में इन्होंने ज्वाइन किया था, अपने कैरियर की शुरुआत इसी के साथ में किया था। और अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय के निदेशक और प्रमुख हैं। कौन? अरुण श्रीनिवास। 14वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2023 में किस राज्य के हुबली में 24वें अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया गया है? पंजाब में किया है, असम में किया गया है, बिहार में किया है या फिर कर्नाटक में किया गया है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। सभी को पता होगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थल में जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं कब? 12 जनवरी, और उसको युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक का इसके अगर सीएम की बात करें सभी को पता होगा। सीएम कौन है? बसवराज बोमई। और गवर्नर कौन है यहाँ के? थावरचंद गहलोत हैं। और बेंगलोर इसकी जो है कैपिटल है। बेंगलोर में एक स्टेडियम है दोस्तों, चिन्ना स्वामी। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जीडी में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पे है? बेंगलोर में है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। यह जो 26वां एडिशन है किसका? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। वो किस से आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के जो दिन पर अवसर पर में। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए इसका हर साल आयोजन किया जाता है। जो भी टैलेंटेड युवक हैं, यंग हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनको राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए इसका आयोजन हर साल किया जाता है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। त्योहार का विषय क्या है? विकसित युवा विकासशील भारत। थीम जो है इस योजना का, ये कार्यक्रम का, विकसित युवा विकसित भारत इसका थीम है। इसके दौरान यूथ समिट का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान ही, इस आयोजन के टाइम पर ही यूथ समिट का भी आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई हैं और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। तो जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे दोस्तों आज के, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मॉर्निंग में डेली 8 AM पर हमारी क्लासेस होती हैं। अभी रिकॉर्डेड हो रही है, बट इससे पहले लाइव होती थी और अभी थोड़े दिन बाद फिर से लाइव हो जाएंगे। अभी बस थोड़ा सा इशू है, कहीं मैं बाहर आया हूँ, इस वजह से रिकॉर्डेड देता हूँ। साथ ही बता दें आपके लिए कि हमारा एक जनवरी का एडिशन का करंट अफेयर का मैगजीन आ गया है, आप बाई कर सकते हैं। ये उन दोस्तों के लिए है जिनको बुक से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं या उनको जल्दी याद होता है, तो आप बाई कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम रखा गया है ताकि सभी लोग बाई कर सकते हैं। प्राइस ओनली सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज है। इसमें हम डिस्कस करते हैं क्या? डेट वाइज करंट अफेयर पढ़ते हैं, साथ में टॉपिक वाइज भी होता है। इस साथ में आपको एमसीक्यूज भी रहेगा प्रैक्टिस सेट की, कि आपने इस बुक से कितना सीखा, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा। उसके लिए इसमें प्रैक्टिस सेट की जो एमसीक्यूज के फॉर्म में होते हैं वो भी दिया होता है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये बुक जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। डेली हम तो पढ़ते ही हैं, उससे आपको याद होता ही है, साथ ही आपको इस बुक से रिवीजन करने के लिए बहुत फायदा होगा। तो आप बाई कर सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी बाई कर सकते हैं हमारे इस बुक को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।